हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सोई में पदस्थापित हूँ। आज अपन चर्चा करेंगे एक नए विषय पर, बात दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जो दांडे व्यवस्था दी गई है उसके आधार पर अपराधों को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम सूचना वाले मामले, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, या प्रथम सूचना इतला वाले मामले, या फिर परिवाद वाले मामले। तो इन दो ग्राउंड्स पर जो पीड़ित पक्षकार है वो अपना मामला दायर कर सकता है। तो प्रथम सूचना वाले जो मामले होते हैं, एफआईआर किन मामलों में की जा सकती है, वो सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंतर्गत अपन देखते हैं। तो धारा 2 के अंतर्गत एफआईआर की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन सेक्शन 154 के अंतर्गत एफआईआर को अभिलिखित करने की जो प्रक्रिया है वो अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो थाने के भारसाधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध की सूचना या इतला, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के खंड 1 के अंतर्गत अभिलिखित की जाए, तो प्रथम सूचना उस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा अभिलिखित की जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसा अपराध घटित हुआ हो। तो ये है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कहलाता है, अर्थात ऐसा थाना जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत अपराध किया गया हो। एफआईआर इस कारण अवैध नहीं होती है या इस कारण इल्लीगल नहीं होती है कि अभियुक्त की दोष सिद्धि को इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता है कि किसी अन्य थाने में दर्ज की जाए और अन्वेषण कर लिया जाए गलती से। यदि एफआईआर किसी अन्य थाने में दर्ज कर ली जाती है और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन गलती से शुरू कर दिया जाता है, तो उस आधार पर, उस ग्राउंड पर अभियुक्त की दोष सिद्धि को अपास्त नहीं किया जा सकता है। एफआईआर लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी भी माध्यम से अभिलिखित करवाई जा सकती है। एफआईआर पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं जिसने एफआईआर दर्ज कराई हो या एफआईआर अभिलिखित करवाई हो। एफआईआर समुचित सरकार द्वारा विहित रजिस्टर्ड में प्रारूपित मुताबिक दर्ज की जाती है। तो एफआईआर जो है, जो समुचित जो राज्य सरकार है उसके द्वारा जो विहित जो रजिस्टर है उसके अंतर्गत दर्ज की जाती है। सूचना देने वाले को उसकी एक प्रति, एफआईआर की एक प्रति निःशुल्क दी जाती है। यदि एफआईआर का प्रारूप जो सीआरपीसी के अंतर्गत दिया गया है उसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है। तो सेक्शन 154 संज्ञेय मामलों में सूचना, संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना मौखिक रूप से दी जाती है तो पुलिस थाने के भारसाधक द्वारा लेखबद्ध की जाएगी। सूचना देने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाएगा, चाहे लिखित रूप में दर्ज की हो चाहे मौखिक रूप में दर्ज की हो। पढ़ने वाले को उसकी एफआईआर कराने वाले को उसकी एक प्रति निःशुल्क दी जाती है और उसको वह पढ़कर सुनाई जाती है। उस व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाएंगे जो उसे देता है, उसका सार पुस्तक में प्रविष्ट करेगा जो अधिकारी द्वारा ऐसे स्थान में रखी है जो सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रखी गई है। तो सेक्शन 154 का क्लॉज 2 उपधारा 1 के अधीन जो सूचना दी है उसकी एक प्रति देने वाले को निःशुल्क दी जाती है। जहां भारसाधक उपधारा 1 के तहत इतला लिखने से इनकार कर देता है या एफआईआर लिखने से मना कर देता है, तो इतला का सार लिखित रूप में डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी को भेज सकता है। जहां इतला में संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट हो तो वह स्वयं
एसपी मामले का अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या अपने अधीनस्थ को निर्देशित कर सकता है। तो यदि कोई थाने का भारसाधक अधिकारी एफआईआर लिखने में इनकार करता है, मना करता है या किसी तरह का कोई व्यवधान डालता है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो उसका सार जो है वो एसपी को लिखित रूप में डाक द्वारा भेज सकता है और एसपी उस मामले का स्वयं इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या किसी अधीनस्थ व्यक्ति को उसके लिए निर्देशित कर सकता है। एफआईआर संज्ञेय अपराधों के बारे में अभिलिखित की जाती है, असंज्ञेय अपराधों के विषय में अभिलिखित नहीं की जाती है। ऐसी दशा में सेक्शन 155 में दी गई प्रक्रिया जो है वो अपन फॉलो करते हैं। तो असंज्ञेय मामलों के बारे में इतला, तो जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उसके उस थाने की सीमाओं के भीतर असंज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है तो इतला के सार को ऐसी पुस्तक में प्रविष्ट करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की गई है तथा इतला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास भेज सकेगा। तो जो असंज्ञेय मामले है उसमें एफआईआर नहीं होकर कंप्लेंट के लिए उसको निर्देशित किया जाता है कि आप कंप्लेंट दायर करें। कोई भी पुलिस अधिकारी असंज्ञेय मामलों का अन्वेषण मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा। तो जो इन्वेस्टिगेशन है असंज्ञेय मामलों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर वारंट के बिना गिरफ्तार करने के सिवाय अन्वेषण के बारे में वहाँ सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो संज्ञेय मामलों में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्राप्त होती है। तो जहाँ मामले के संबंध में 2 या 2 से अधिक अपराध है उनमें एक संज्ञेय है तथा दूसरा असंज्ञेय है तो वह मामला संज्ञेय मामला समझा जाता है। एफआईआर का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस का है, वो साक्ष्य महत्व क्या है, जो एफआईआर का है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका साक्षिक महत्व क्या है। एफआईआर अन्वेषण का आधार बनती है, एफआईआर जो है इन्वेस्टिगेशन का आधार बनती है। एफआईआर दर्ज होने के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो सेक्शन 157 सीआरपीसी का है इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब यह नहीं कि एफआईआर नहीं तो इन्वेस्टिगेशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन बिना एफआईआर के भी किया जा सकता है। एफआईआर अभियोजन के मामले की फाइल का प्रथम दस्तावेज होता है, लेकिन एफआईआर सारभूत साक्ष्य नहीं होता है। एफआईआर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टा मामला तैयार करने के लिए आरोप की स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। आवश्यक नहीं कि एफआईआर में साक्ष्यों का नाम दिया जाए। यदि नाम दे दिया जाए और साक्ष्य पेश नहीं किए जाते हैं तो अभियोजन के मामले पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एफआईआर जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी होनी चाहिए। यदि देरी से एफआईआर दर्ज की गई है तो न्यायालय को देरी का स्पष्ट या युक्तियुक्त कारण बताना होगा और न्यायालय को उस कारण से संतुष्ट होना पड़ेगा। प्रथम सूचना इतला एफआईआर मृत्युकालिक कथन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो एफआईआर जो है वो मृत्युकालिक कथन के रूप में भी स्वीकार की जा सकती है। तो पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने की जो शक्ति दी गई है सेक्शन 155 और 156 इन दोनों धाराओं में मिला जुला पावर्स है। तो इसमें है असंज्ञेय मामलों में मजिस्ट्रेट आदेश दे तो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। जब असंज्ञेय अपराधों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर अभियुक्त ने 2 या 2 से अधिक अपराध किए गए हैं तो उनमें से कोई संज्ञेय है और कोई असंज्ञेय है तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी के द्वारा उसी तरह से अन्वेषण किया जा सकता है जैसे कि संपूर्ण मामला संज्ञेय मामला है। संज्ञेय
अपराध में पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण करने की शक्ति होती है और संज्ञेय अपराधों में पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है। धारा 190 के अंतर्गत सशक्त मजिस्ट्रेट पुलिस को किसी भी मामले में अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। तो सेक्शन 157 अन्वेषण की प्रक्रिया क्या होगी? अगर पुलिस अधिकारी संतुष्ट है कि संज्ञेय अपराध किया है तो धारा 157 के तहत अपराध की प्रतिवेदना मजिस्ट्रेट को भेजेगा, घटनास्थल पर जाएगा, मामले की परिस्थितियों के तथ्यों को निर्धारण करने के लिए अभियुक्त को गिरफ्तारी की व्यवस्था करने के लिए कहेगा। अन्वेषण शब्दावली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां सम्मिलित की जा सकती है, जिसके अंतर्गत जो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो घटनास्थल पर जाकर मौका मुआयना करता है, वहाँ जो लोग मिले उनका बयान लेता है और थाने पर लोगों को बुलाना और बयान लिखना और सर्च ऑपरेशन करना, तलाशी लेना, अभियुक्त को गिरफ्तारी करना और अभियुक्त की परीक्षा एग्जामिनेशन करना है, मेडिकल रिपोर्ट, विशेषज्ञों की राय, ओपिनियन, एक्सपर्ट की ओपिनियन, डॉक्यूमेंट्स का अभिलेखन करना है, पुलिस डायरी मेंटेन करना, ये सारी जो गतिविधियां हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर पूरी कार्रवाई करने के बाद लगे कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है तो फाइनल रिपोर्ट FIR पेश की जाती है और यदि प्रथम दृष्टा मामला बनता है तो चालान, पुलिस रिपोर्ट CRPC सेक्शन 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट पेश की जाती है। तो ये सारा जो प्रक्रिया है वो FIR से संबंधित प्रक्रिया है। तो FIR के बारे में जो जानकारी आज हमने जो शेयर की है, इसमें किस तरह कोई डाउट हो तो छात्र वॉइस कॉल के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकता है। थैंक यू।